आज अपन स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स। सबसे पहले अपन देखते हैं मीनिंग ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एक्चुअल में थर्मोडायनेमिक्स का मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। और एनर्जी का कौन सा कन्वर्जन होता है? एनर्जी का कंजर्वेशन होता है फ्रॉम मैकेनिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी और हीट एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। यानी कहने का मतलब अगर अपन कोई मैकेनिकल वर्क डन कर रहे हैं तो उसका हीट एनर्जी में कन्वर्जन होगा, या फिर अपन किसी सिस्टम को हीट एनर्जी प्रोवाइड करवा रहे हैं तो उसका मैकेनिकल वर्क डन होगा। इसको अपन जनरली बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। यानी कि एक्चुअली में ये क्या है? कन्वर्जन ऑफ एनर्जी है। इसके बाद में कुछ रूल्स के बारे में अपन पढ़ेंगे। रूल्स चालू करने से पहले अपन कुछ टर्म्स को अपन स्टडी करते हैं। जैसे अपन बात करते हैं एडियाबैटिक वॉल्स। एडियाबैटिक वॉल्स क्या होती है? एडियाबैटिक वॉल्स का मतलब होता है नॉन कंडक्टिंग वॉल्स। एडियाबैटिक का मतलब होता है नॉन कंडक्टिंग वॉल्स। यानी कहने का मतलब हीट का जो ट्रांसफ़र होगा, हीट या फिर अपन बोलते हैं मास, न तो हीट का ट्रांसफ़र होगा न ही मास का ट्रांसफ़र होगा। यानी कि जैसे मान लो कि हमारे पास ये सिस्टम है और इसके अंदर अपन ने कोई भी गैस पार्टिकल से कोई भी गैस अपन ने फिल कर रखी, तो अगर मैं बोलता हूँ कि ये जितनी भी वॉल्स है ये एडियाबैटिक है, इसका मतलब इसके अंदर की जो हीट एनर्जी है न तो वो बाहर जाएगी न बाहर से अंदर हीट एनर्जी आएगी। दूसरा, न तो कोई मास बाहर जाएगा न ही मास कोई अंदर इंसर्ट कर सकता है। यानी एडियाबैटिक का मतलब ये कम्प्लीटली क्या हो गई? नॉन कंडक्टिंग हो गई। यानी कि हीट का ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। यानी कि न तो हीट ये लेगा सिस्टम, न ही यहाँ से ये देगा सिस्टम। यानी कि इसकी जो हीट रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी। इस तरीके की वॉल्स को अपन क्या बोलते हैं? नॉन कंडक्टिंग, यानी कि एडियाबैटिक वॉल्स। एडियाबैटिक का मतलब क्या होगा? नॉन कंडक्टिंग वॉल्स हो गया। इसके बाद में अपन बात करते हैं कंडक्टिंग वॉल्स, जो इसकी जस्ट अपोजिट हो जाएगी। कंडक्टिंग वॉल्स का मतलब क्या हो जाएगा? हीट का ट्रांसफ़र हो सकता है बाहर से अंदर और अंदर से बाहर। ये कंडक्टिंग वॉल्स होती है। और ये एडियाबैटिक यानी कि नॉन कंडक्टिंग। एक वर्ड और आता है डायाथर्मिक। डायाथर्मिक वॉल्स। अब जो डायाथर्मिक होता है इसका मतलब क्या होती है? ये कंडक्टिंग तो होती है, ये जो वॉल्स होती है वो कंडक्टिंग होती है। ये जो वॉल्स है वो कंडक्टिंग वॉल्स है, लेकिन जो रेट ऑफ फ्लो होता है ना हीट का, वो यहाँ पर कम होता है। यानी कि रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट जो होती है वो स्लो होती है, बट रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट इज स्लो। ये इसका एक्चुअल मीनिंग होता है। ये होता है डायाथर्मिक। ये तीन इंपॉर्टेंट टर्म अपन ने समझे। एडियाबैटिक वॉल्स क्या होती है? कंडक्टिंग और डायाथर्मिक। एडियाबैटिक का मतलब होता है नॉन कंडक्टिंग वॉल्स, यानी कि हीट का ट्रांसफ़र नहीं होगा, ना तो अपन हीट देंगे सिस्टम को, ना ही हीट वहाँ से लेंगे। यानी कि हीट न तो इसकी इंक्रीज़ करेंगे ना ही अपन डिक्रीज़ करेंगे। इसकी जो भी हीट रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी। एडियाबैटिक वॉल का मतलब हो गया कि न तो ये हीट यहाँ से बाहर रिलीज़ करेगा, ना ही बाहर से कोई हीट ये लेगा। उसके बाद में अपन बात करते हैं कंडक्टिंग वॉल्स। कंडक्टिंग वॉल्स क्या करेगा? हीट को ट्रांसफ़र भी कर सकता है बाहर से और इनसाइड से आउटसाइड। और डायाथर्मिक के बारे में बताया कि यहाँ पर भी ट्रांसफ़र ऑफ हीट तो होगा, लेकिन ट्रांसफ़र की जो रेट रहेगी वो स्लो रहेगी। ये तीन इंपॉर्टेंट टर्म अपन ने समझे। इसके बाद में अपन चालू करते हैं। लेट अस सपोज हमारे पास एक सिस्टम है कुछ इस तरीके का। ये मान लो कि एक चेम्बर है और ये चेम्बर की वॉल्स, ये एक चेम्बर है और ये जितनी भी वॉल्स मैं बना रहा हूँ चारों साइड की, ये सारी की सारी मैं मान के चल रहा हूँ एडियाबैटिक है। कैसी है ये? एडियाबैटिक है ये। अगर ये वॉल्स एडियाबैटिक है और मान लेते हैं कि बीच में अपन ने एक वॉल और बनाई और ये मैं मान रहा हूँ कि कंडक्टिंग है, ये वाली वॉल जो है वो कंडक्टिंग है। एक वॉल बीच में मैंने और बनाई और ये वॉल भी एडियाबैटिक बनाई। तो हमने देखा कि ये वॉल्स जो मैंने यहाँ पर डैश 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 से लेबल किए, ये सारी एडियाबैटिक बना रहा हूँ और ये कंडक्टिंग वॉल बना रहा हूँ। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई गैस फिल है, कोई भी एक गैस है जिसका नाम दे दिया मान लो ए।
और इसमें भी एक गैस फिल है और इसका नाम दे दिया B, और यहाँ एक गैस है, इसका नाम दे दिया C। अब हमें पता है कि यहाँ A और C को अगर देखते हैं तो A और C के बीच में जो वॉल लग रही है वो कंडक्टिंग वॉल लग रही है। इसका मतलब क्या होगा, हीट का ट्रांसफ़र यहाँ से यहाँ भी हो सकता है, यहाँ से यहाँ भी हो सकता है। इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, किसी न किसी टाइम पे थर्मल इक्विलिब्रियम में बनेंगे, यानी कि इसका जो टेम्परेचर है A गैस का वो टेम्परेचर ऑफ C गैस के बराबर होगा। उसी तरीके से B और C को अगर देखा जाए तो इनके बीच में भी कंडक्टिंग वॉल्स हैं। इसका मतलब यहाँ पर भी क्या होगा, हीट का ट्रांसफ़र होगा, या तो यहाँ से यहाँ होगा या फिर यहाँ से यहाँ होगा, इस तरीके से। यानी कहने का मतलब ये दोनों भी क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम आ जाएंगे, यानी कि टेम्परेचर ऑफ B भी किसी न किसी टाइम पे टेम्परेचर ऑफ C के बराबर होगा। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को कंबाइंड करता हूँ तो मैं क्या कह सकता हूँ कि टेम्परेचर ऑफ A इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ B। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर दो सिस्टम मतलब गैस को मैं सिस्टम नाम दे रहा हूँ, अगर दो सिस्टम आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं किसी तीसरे के साथ, ये भी इसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और ये भी इसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, अगर कोई भी दो सिस्टम किसी तीसरे सिस्टम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो उस कंडीशन में ये आपस में भी क्या रहेंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में। ये कोई नई चीज़ नहीं है, सिंपल सी बात है कि अगर TA और TC अगर बराबर है, TB और TC भी बराबर है, यानी कि A और B दोनों सिस्टम C के साथ इक्विलिब्रियम में चल रहे हैं, ये इक्विलिब्रियम में है, ये भी इसके साथ इक्विलिब्रियम में है, उस कंडीशन में क्या होगा, ये दोनों भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेंगे। ये जो अभी मैंने आपको स्टडी करवाया है इसका नाम होता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इस पूरे को अपन बोलते हैं दैट इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये अपना जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो गया, ठीक है। मेरे हिसाब से ये जो लॉ है इसमें कोई नई चीज़ सीखने वाली नहीं है। हमें भी पता है कि अगर दो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो वो आपस में भी क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। इसके बाद में आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं अपन। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा, लेट अस सपोज एक हमारे पास फिर से चेंबर है कुछ इस तरीके का, ये अपन ने चेंबर बनाया और यहाँ कोई पिस्टन लगाया मान लो, और मान लेते हैं कि ये जो चेंबर है इसकी जो ये वॉल्स बना रहा हूँ ये कैसी बना रहे हैं, एडियाबेटिक बना रहे हैं, और ये पिस्टन भी मान लो एडियाबेटिक है, ओके। और इसके अंदर अपन ने कोई ना कोई गैस फिल कर रखी है, हो सकता है वो मोनोएटॉमिक हो, डायएटॉमिक हो, ट्राइएटॉमिक हो, कोई भी। ये सिंपली एक गैस मैंने फिल की इसमें, ओके। और मान लेते हैं कि इस पिस्टन के साथ यहाँ पर एक स्प्रिंग अटैच्ड है, ये स्प्रिंग अटैच्ड है और यहाँ पर कोई ना कोई रिजिड सपोर्ट लगा रखा है ऐसे। ये कोई भी अपन ने एक सिंपल सा कॉन्फ़िगरेशन लिया और मान लेते हैं कि यहाँ से मैं इसको हीट दे रहा हूँ, इधर से मैं इसको क्या कर रहा हूँ, हीट दे रहा हूँ, इस सिस्टम को हीट दे रहा हूँ मैं यहाँ से। ये जो सिंबल बनाया है ये हीट का है कि किसी न किसी तरीके से मैं इस सिस्टम को यानी कि इस गैस को हीट प्रोवाइड करवा रहा हूँ। अब मान लेते हैं कि ये जो हीट मैंने प्रोवाइड करवाई है ये है डेल्टा क्यू। कितनी हीट प्रोवाइड करवाई, डेल्टा क्यू। अब ध्यान से देखें कि अगर मैं इसको डेल्टा क्यू हीट प्रोवाइड करवाऊँगा तो उससे होगा क्या। तो नो डाउट अगर मैं हीट प्रोवाइड करवाऊँगा तो ये जो गैस है इसका टेम्परेचर राइज होगा। पहली चीज़, अगर इसका टेम्परेचर राइज होगा तो नो डाउट इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी वो भी इंक्रीज़ होगी, क्योंकि हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है जो प्रीवियस लेक्चर में अपन ने देखा है केटीजी में, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 3/2 nRT n मोल्स के लिए। तो ध्यान से देखें तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो नो डाउट काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। तो यहाँ हमने देखा कि जैसे ही मैं इसको हीट प्रोवाइड करवाता हूँ तो उस कंडीशन में हीट की वजह से क्या होगा, नो डाउट टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा सिस्टम का, यानी कि गैस का टेम्परेचर राइज होगा। और अगर टेम्परेचर राइज होगा उस कंडीशन में हमें पता है कि 3/2 nRT ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। तो अगर मैं टेम्परेचर को राइज करूँगा तो नो डाउट काइनेटिक एनर्जी भी राइज होगी, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है। अच्छा, इसके साथ साथ मैं ये और डिस्कस करता हूँ, ध्यान से देखना कि हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आया था 3/2 nRT, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जितने भी फॉर्मूले हमारे काम में आएंगे ये।
3/2 nRT। एक्चुअल में ध्यान से देखें तो ये 3/2 nRT जो फॉर्मूला है ये किसके लिए अप्लाई होगा? तो आंसर है सर ये मोनो एटॉमिक गैस के लिए अप्लाई होगा, मोनो एटॉमिक गैस के लिए अप्लाई होगा। अगर मैं बात करूं डाई एटॉमिक की तो उसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा? तो उसके लिए फॉर्मूला बनेगा 5/2 nRT। और मैं अगर ट्राई एटॉमिक की बात करता हूं तो उसके लिए फॉर्मूला बनेगा 6/2 या फिर 7/2 nRT। एक्चुअल में ये क्या दिख रहा है कि यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मूला आया था उसमें आया था 3, तो ये जो हमारे पास 3 आया, 3 एक्चुअल में क्या है? मोनो एटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिग्री ऑफ फ्रीडम को कवर किया था, तो हमें पता है कि एक्चुअल में सर ये जो 3 है ये एक्चुअल में क्या बता रहा है? ये डिग्री ऑफ फ्रीडम बता रहा है हमें। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में बनाऊं, जनरलाइज फॉर्मेट में बनाऊं, तो मैं क्या कह सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी एक्चुअल में 3/2 nRT नहीं होगी, ये एक्चुअल में होगी F/2 nRT। क्या होगी ये? F/2 nRT। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? F/2 nRT का मतलब हो गया कि ये nRT तो एज इट इज़ रखा मैंने, 2 की जगह 2 रखा मैंने, और ये जो था ये डिग्री ऑफ फ्रीडम था जिसको मैंने F लिख दिया। अब अगर मैं इस फॉर्मूले को लर्न करता हूं तो मेरे को चाहे मोनो एटॉमिक हो चाहे डाई ट्राई, मेरे को कहीं पे प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि मुझे पता है कि मोनो एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है, डाई एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है, तो ये 5/2 हो जाएगा। ट्राई एटॉमिक के लिए ये 6 या 7 होता है, तो 6 और 7 लगा देंगे यहाँ पे और nRT लग जाएगा। तो ये भी एक नई चीज़ अपन ने यहाँ पर स्टडी की कि एक्चुअल में ये जो फॉर्मूला हमारे पास आता है वो 3/2 nRT के बजाय आप F/2 nRT लर्न करें। चलो फिर से अपन डिस्कस करते हैं कि सर अपन ने इसको हीट प्रोवाइड करवाई, जैसे अपन हीट प्रोवाइड करवाएंगे तो क्या होगा? तो इस गैस का टेम्परेचर राइज होगा, टेम्परेचर राइज होने से क्या होगा? तो मुझे पता है कि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला आता है वो आता है F/2 nRT। तो टेम्परेचर राइज होगा, उस कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी भी राइज हो जाएगी। अब काइनेटिक एनर्जी एक्चुअल में क्या है? इंटरनल एनर्जी। अच्छा, ये जो वर्ड आया इंटरनल एनर्जी, इसको भी अपन डिस्कस करते हैं। इंटरनल एनर्जी का एक्चुअल में मतलब होता है टोटल एनर्जी। क्या मीनिंग होता है? टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, यानी कि टोटल एनर्जी ऑफ द गैस। और टोटल एनर्जी क्या होगी? दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये टोटल एनर्जी बन जाएगी। और हमें पता है कि जब मैंने केटीजी के एजम्पशन आपको बताए थे तो उस टाइम अपन ने देखा था कि कोई भी दो गैस पार्टिकल एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करते हैं, देयर इज़ नो इंटरेक्शन बिटवीन द गैस पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स। तो गैस पार्टिकल के बीच में इंटरेक्शन नहीं है, इसका मतलब इनकी पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। तो अगर मैं यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू को 0 पुट करता हूँ तो उस कंडीशन में मेरे पास टोटल एनर्जी क्या बचती है? दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? दैट इज टोटल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी, और टोटल एनर्जी को इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। इट मीन्स इंटरनल एनर्जी है टोटल और टोटल है काइनेटिक। तो अगर मेरे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाती है वही मेरी टोटल एनर्जी है और वही मेरी क्या है? इंटरनल एनर्जी है। तो ये भी अपन डिस्कस करेंगे कि अगर मैं बोलता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी राइज हो रही है, इसका मतलब उसकी टोटल एनर्जी यानी कि इंटरनल एनर्जी राइज हो रही है। छोटे छोटे टाइम अपन इसमें स्टडी करेंगे और 1 बाय 1 करके मैं सारे क्लियर कर रहा हूँ। तो हमने देखा कि जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करेंगे, जैसे जैसे हीट देंगे सिस्टम का, यानी कि गैस का टेम्परेचर राइज होगा। टेम्परेचर राइज होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी F/2 nRT यानी कि ये राइज होगी। काइनेटिक एनर्जी इन द सेंस इंटरनल एनर्जी राइज होगी। तो मैं इसको लिख सकता हूँ इंटरनल एनर्जी जो है वो क्या होगी? राइज होगी। अच्छा, अब इंटरनल एनर्जी राइज हो रही है, उसके साथ साथ और देखो कि काइनेटिक एनर्जी का जनरल फॉर्मूला होता है 12 mv², यानी कि वेलोसिटी राइज हो रही है, वेलोसिटी गैस पार्टिकल की इंक्रीज हो रही है। और मुझे पता है कि प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है अपन ने देखा 1/3 ρV² RMS, ये हमारे पास फॉर्मूला था। तो मुझे पता है कि अगर काइनेटिक एनर्जी यानी कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, और अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगी इन द सेंस क्या होगा? ये जो प्रेशर है ये भी इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर अपन ने लिखा प्रेशर इंक्रीज होगा। ये सारी चीज़ें अपन ने सिस्टमेटिक वे में स्टडी की है कि हो क्या रहा है एक्चुअली। तो फिर से रिपीट कर रहे हैं कि जैसे ही हीट देंगे तो टेम्परेचर राइज होगा। टेम्परेचर राइज होने की वजह से क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी यानी कि इंटरनल एनर्जी राइज होगी, एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने का मतलब वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी इंक्रीज होने का मतलब प्रेशर राइज होगा। ये हमारे पास पूरा का पूरा सिस्टम यहाँ पर बना। अब प्रेशर राइज होने से क्या होगा? तो सर प्रेशर राइज होने से ये गैस पार्टिकल प्रेशर लगा रहे हैं इस पर, तो इससे क्या होगा? ये जो पिस्टन है ये आगे की साइड में मूव करेगा, आगे की साइड में डिस्प्लेस करेगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि हमने जो यहाँ से हीट एनर्जी यानी कि डेल्टा Q प्रोवाइड करवाया, उससे हुआ क्या? उस एनर्जी का हुआ क्या? वो एनर्जी गई कहाँ? एक तो वो एनर्जी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में काम आ गई, यानी कि जो हमने हीट एनर्जी दी उससे हुआ क्या? एक तो गैस की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो गई, यानी कि मैंने मान लो कि एनर्जी प्रोवाइड करवाई 50,
इंटरनल एनर्जी पहले 10 थी, अब हो गई 20। इसका मतलब 50 में से 10 तो मैंने इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने में काम में ले लिया, क्योंकि इंटरनल एनर्जी की पहले वैल्यू थी 10 और इंटरनल एनर्जी में मान रहा हूँ कि बाद में हो गई 20। तो बाद में 20 होगी तो इंक्रीज कितनी हुई, 10 इंक्रीज हुई, यानी कि मैंने प्रोवाइड करवाई थी टोटल एनर्जी 50 में से 10 तो यहाँ चली गई। अच्छा, और बची हुई 40 कहाँ चली गई? तो नो डाउट जैसे ये प्रेशर लगाएगा, प्रेशर लगाते ही गैस ने प्रेशर लगाया, यानी कि ये डिस्प्लेस होगा, यानी कि गैस ने क्या कर डाला, वर्क डन कर डाला। कुल मिला के हुआ क्या कि हमने जितनी भी हीट एनर्जी प्रोवाइड करवाई, उस हीट एनर्जी से हुआ क्या, एक तो इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, यानी कि मैं लिख सकता हूँ डेल्टा यू। दूसरा क्या हुआ, इंटरनल एनर्जी बढ़ने के साथ साथ क्या हुआ, वर्क डन किया गैस ने, तो नेक्स्ट आ जाएगा वर्क डन बाय गैस। ये हमारे पास फॉर्मूला आएगा, ये फॉर्मूला आएगा। यानी कहने का मतलब जितनी भी आपने हीट एनर्जी प्रोवाइड करवाई, उस एनर्जी का हुआ क्या कि सर वो एनर्जी दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। कुछ एनर्जी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, यानी कि कुछ एनर्जी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को राइज करने में काम में आ गई, और बची हुई जो एनर्जी है उससे क्या हुआ, यहाँ पर जो गैस है उसने वर्क डन कर डाला। एक्चुअल में ये है क्या, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। अगर मैंने यहाँ पर एनर्जी 50 प्रोवाइड करवाई तो मुझे पता होना चाहिए कि 50 एनर्जी हमेशा 50 रहेगी, ना तो ये डिक्रीज़ होगी ना ये इंक्रीज़ होगी, लेकिन ये कन्वर्ट हो जाएगी अलग अलग फॉर्मेट में। तो इस 50 का हुआ क्या, तो 50 से क्या हुआ, कुछ एनर्जी तो इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ करने में काम आ गई। तो पहले इंटरनल एनर्जी मैंने माना 10 थी, बाद में 20 हो गई, यानी कि मैंने जो प्रोवाइड करा हुआ इनमें से 10 तो चली गई इंटरनल एनर्जी की फॉर्मेट में, और 40 जो हुआ वो क्या हुआ, उस एनर्जी से इसने क्या कर डाला, गैस ने वर्क डन कर डाला एक्सटर्नल एजेंट पे। ये जो फॉर्मेट है इसी को बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये हमारे पास आएगा, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मैंने अभी दो लॉ कवर किए, एक तो अपने जीरोथ लॉ पढ़ा और एक अपन ने पढ़ा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। दोनों ही मैंने बेसिक से पढ़ाए कि ये एक्चुअल में आया कहाँ से और किस फॉर्मेट से आया, कैसे बना, रियलिटी में ये होता है कि नहीं होता है, रियलिटी में इसका कौन सा एग्जाम्पल है जो इनको एस्टेब्लिश कर रहा है, जो इस पे फिट बैठ रहा है। तो हमने देखा कि ये आपस में और ये आपस में, तो ये दोनों भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में। उसी तरीके से जो अपन ने एनर्जी यहाँ प्रोवाइड करवाई उसका हुआ क्या, जनरली बुक्स में लिखा हुआ है कि दिस प्लस दिस इज दिस, लेकिन आया कहाँ से, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो हमने देखा कि सर जो भी अपन ने हीट एनर्जी प्रोवाइड करवाई है उस एनर्जी का क्या हिसाब है, वो एनर्जी कहाँ काम में आ गई, तो वो एनर्जी दो चीज़ों में काम में आ गई। एक तो इसकी इंटरनल एनर्जी थी वो इंक्रीज हो गई, दूसरा उसके साथ साथ क्या हुआ, बचा हुआ जो भी अपन ने एनर्जी दिया उससे एक तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई और बची हुई जो अपने एनर्जी थी वो किस में काम में आ गई, उससे इस गैस ने वर्क डन कर डाला। यानी कि ये दो फॉर्मेट में हुआ। इन दोनों को वापस जोड़ूंगा 10 + 40 तो मेरे को 50 मिल जाएगा, यानी कि हीट की एनर्जी का पूरा हिसाब है, यानी कि न तो वो इंक्रीज हुई ना ही वो डिक्रीज हुई। इसको अपन बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा, इसके बाद में अगर अपन बात करें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बाद में, तो अपन लेके चलेंगे कुछ सिस्टम्स के बारे में, कुछ प्रोसेस के बारे में। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, ये जो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी है, ये जो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी है, यानी कि इसकी पहले एनर्जी थी 10 और बाद में एनर्जी हो गई 20। तो ये 10 से 20 कैसे हुई, मैंने यहाँ से कैसे हीट प्रोवाइड करवाई, ये इस पर डिपेंड नहीं करता है। ये केवल और केवल डिपेंड करता है कि टेम्परेचर में राइज कितना हुआ। कहने का मतलब जैसे डेल्टा यू की अगर मैं वैल्यू लिखूंगा तो इंटरनल एनर्जी क्या होती है, F/2 nRT, T की जगह हो जाएगा nR डेल्टा T, ये हमारे पास हो जाएगा। F/2 nRT था और F/2 nRT की जगह हो जाएगा F/2 nR T2 - T1 यानी कि डेल्टा T। ध्यान से देखें तो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी वेरी इंपॉर्टेंट। इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो किस पे डिपेंड करती है, दो ऑप्शन है, क्या ये प्रोसेस पे डिपेंड करती है कि कौन से प्रोसेस से अपन इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी करवाया, या फिर ये केवल डिपेंड करती है टेम्परेचर चेंज पे। तो आंसर है ये टेम्परेचर चेंज पे डिपेंड करती है। मान लो पहले टेम्परेचर था, मान लो कि 300 केल्विन, पहले टेम्परेचर था 300 केल्विन और बाद में मैंने टेम्परेचर कर दिया मान लो 500 केल्विन। अब 300 से 500 केल्विन अगर मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो कैसे किया, इस पे इंटरनल एनर्जी पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्चुअल में अगर मैं लिखूंगा तो यहाँ पे डेल्टा टी की वैल्यू लिखूंगा 200। अब ये डेल्टा टी कैसे इंक्रीज हुआ, मैंने यहाँ से हीट दी, यहाँ से हीट दी, ऊपर से हीट दी, कैसे भी हीट दी, उसका कोई लेना देना नहीं है। यानी कि इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी जो होता है वो कभी भी सिस्टम के प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करता कि कौन से प्रोसेस से हुआ है, ये डिपेंड करता है कि कितना इंक्रीज हुआ है, टेम्परेचर में कितना राइज हुआ है। ये चीज़ भी अपन को यहाँ पर फोकस करनी है। अच्छा, इसके बाद में अपन देखते हैं कुछ जनरल प्रोसेस के बारे में।
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को मैं फिर से लिखता हूँ। ओके, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो हमारे पास था उसका फॉर्मेट हमारे पास था डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वर्क डन बाय गैस। इस फॉर्मेट में ध्यान से देखें कि अगर मेरे को ये डेल्टा क्यू फाइंड आउट करना है तो मेरे को एक तो डेल्टा यू और एक वर्क डन बाय गैस, दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इस डेल्टा यू पे, सबसे पहले मैं बात करता हूँ इस डेल्टा यू के ऊपर। ये है इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। क्या है ये? इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास होता है, इंटरनल एनर्जी एक्चुअली में क्या है? टोटल, यानी कि टोटल क्या है? काइनेटिक एनर्जी, दैट इज F/2 nRT, और T की जगह हो जाएगा डेल्टा T। ये हमारे पास है। तो इसकी तो वैल्यू हमें पता है ऑलरेडी कि डेल्टा यू होता है F/2 nRT। F की वैल्यू दे दी मैंने, n दे दिया, R दे दिया, डेल्टा T दे दिया, तो आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो डेल्टा क्यू निकालने के लिए ये जो रिक्वायरमेंट थी ये ऑलरेडी कैटेजी में अपन पढ़ चुके हैं कि इंटरनल एनर्जी जो होती है वो टोटल एनर्जी, और टोटल एनर्जी जो होती है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। पोटेंशियल है नहीं, काइनेटिक है, तो टोटल इज इक्वल टू काइनेटिक। तो इंटरनल एनर्जी हमारे पास क्या हो गई? टोटल, और टोटल एनर्जी क्या हो गई? काइनेटिक, यानी कि काइनेटिक इज इक्वल टू इंटरनल। तो अगर मैं इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी की बात करता हूँ तो इंटरनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी F/2 nR डेल्टा T। तो ये तो मैं यहाँ से कैलकुलेट कर लूँगा कि सर इंटरनल एनर्जी जो होती है वो एक्चुअल में काइनेटिक होती है, दैट इज F/2 nR डेल्टा T। ठीक है, अब अपन बात करते हैं वर्क डन बाय गैस। ये जो क्वांटिटी है ये अपन को कैलकुलेट करनी है वर्क डन बाय द गैस। इसके अलग अलग प्रोसेस हैं, अलग अलग एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। लेट अस सपोज हमारे पास फिर से एक सिस्टम है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सिस्टम है, कुछ इस तरीके का सिस्टम है जिसमें ये चेम्बर बना हुआ है अपने पास, ये चेम्बर बनाया, और ये वॉल्स है। फिर से मैं एडियाबेटिक लेके चल रहा हूँ, और यहाँ पर मान लो पिस्टन लगा हुआ है, और इसको भी एडियाबेटिक मान लिया, और इसके अंदर एक गैस फिल कर दी अपन ने, ये ऐसे गैस फिल कर दी। अच्छा, और यहाँ से मैं इसको हीट एनर्जी प्रोवाइड करवा रहा हूँ डेल्टा क्यू। ओके, स्टार्टिंग के अंदर मान लेते हैं कि इस गैस का टेम्परेचर T0 था, इसका वॉल्यूम V0 था, टेम्परेचर T0 था, वॉल्यूम V0 था, और प्रेशर P0 था। अब ध्यान से देखना, या फिर इन चीज़ों को एक बार रहने देते हैं। ये अपन ने यहाँ से हीट एनर्जी प्रोवाइड करवाई, इससे होगा क्या ये देखते हैं, अपन कंसीडर करते हैं। तो मैंने माना कि जैसे ही मैं हीट एनर्जी दूंगा तो क्या होता है, तो सबसे पहले हीट एनर्जी देते क्या होगा, इस गैस का यानी कि सिस्टम का हीट एनर्जी देते टेम्परेचर में राइज होगा। देखते हैं, देखो क्या होता है, टेम्परेचर राइज होगा। टेम्परेचर राइज होते फिर से काइनेटिक एनर्जी यानी कि इंटरनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी यानी कि इंटरनल एनर्जी यानी कि यू राइज होगा, इंटरनल एनर्जी राइज होगा। अच्छा, अब ये अपन को देखना है कि मैंने यहाँ से सबसे पहले हीट एनर्जी दी, क्या ये हीट एनर्जी बाहर चली जाएगी क्या? तो यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से चारों तरफ एडियाबेटिक वॉल्स है, यानी कि जो हीट एनर्जी मैं दूंगा वो बाहर नहीं जाएगी। ठीक है, वो हीट एनर्जी इसके अंदर है, पहली चीज़। इसके बाद में उस हीट एनर्जी से हुआ क्या, टेम्परेचर राइज हुआ, इंटरनल एनर्जी यानी कि काइनेटिक एनर्जी राइज हुई। इसके साथ साथ मान लेते हैं कि पिस्टन क्या है, मूवेबल है। ये सारी कंडीशन अपन को गिवन है, मान लो ये कोई एग्जाम्पल ही है और ये मूवेबल है, आपको बोल रखा है कि ये क्या है, मूवेबल है। ये हमारे पास मूवेबल है, तो नो डाउट क्या होगा कि सर जैसे आपने हीट दिया तो वो हीट बाहर तो गई नहीं, उस हीट से इसका क्या होगा, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, क्योंकि हीट से टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर वही काइनेटिक और वही इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होने से क्या होगा, तो नो डाउट क्या होगा, जैसे इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी तो इंक्रीज हो रही है, तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, और अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो प्रेशर इंक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा तो अंदर का प्रेशर इंक्रीज होगा। लेकिन इसके साथ साथ मान लो आपको ये लिख रखा है कि अच्छा प्रेशर इंक्रीज होने से क्या होगा, ये डिस्प्लेस होना चालू करेगा क्योंकि ये मूवेबल है, तो यहाँ से प्रेशर लगा और प्रेशर के साथ साथ क्या हुआ, ये प्रेशर इंक्रीज हुआ, उसकी वजह से ये मूवेबल हो गया, मूवेबल था और ये मूव करना स्टार्ट हो गया। अब लेकिन आपको एक कंडीशन दे दी, मान लो कि वहाँ लिख दिया कि ये स्लोली मूवमेंट कर रहा है, ये सारा प्रोसेस एज इट इज़ वैसे के वैसे चलेगा, वही टेम्परेचर वही सब कुछ,
वही हीट एनर्जी दी, हीट एनर्जी बाहर गई नहीं, हीट एनर्जी अंदर रही, अंदर रहने से क्या हुआ, टेम्परेचर राइज हुआ, टेम्परेचर राइज होने से क्या हो गया, टेम्परेचर से वही F/2 nRT यानी कि काइनेटिक यानी कि इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई, काइनेटिक एनर्जी से प्रेशर इंक्रीज हुआ, प्रेशर इंक्रीज होने से ये चला। लेकिन आपको ये लिख दिया कि ये मूवेबल था इसलिए चल पाया, और साथ में लिख दिया स्लोली स्लोली, ये धीरे धीरे चला। धीरे धीरे चलने का मतलब क्या है कि जितना प्रेशर बाहर से इस पर लग रहा था, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0, उतना ही प्रेशर अंदर से लग रहा है। तो अंदर का प्रेशर अपन को पता चल गया कि कितना है P0, क्योंकि ये स्मूथली चल रहा है, धीरे 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 चल रहा है। इसका मतलब अगर इधर से प्रेशर ज़्यादा होता तो अचानक से चलता ही, लेकिन ये आराम से चल रहा है। इसका मतलब प्रेशर दोनों साइड क्या है, सेम है। तो अंदर का प्रेशर हमें समझ में आ गया। तो हमें समझ में आया कि सर ओवरऑल जो प्रोसेस है इससे एक चीज़ पता चली कि प्रेशर इज कांस्टेंट। तो हमने यहाँ लिख दिया दैट इज प्रेशर इज कांस्टेंट, प्रेशर इज कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट है। और एक ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है उसको बोलते हैं आइसोबारिक। क्या बोलते हैं उसको, आइसोबारिक प्रोसेस। ये आइसोबारिक प्रोसेस हो गया। तो आइसोबारिक प्रोसेस को हमने समझा है, न कि अपन ने सीधा एक लाइन में इसको सॉल्व कर दिया कि प्रेशर कांस्टेंट आइसोबारिक, लेकिन हमने इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखा है कि किस तरीके से आइसोबारिक सिस्टम काम कर रहा है, किस तरीके से। अगर मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ स्लोली स्लोली, इसका मतलब क्या हुआ कि स्लोली का मतलब ये धीरे धीरे चल रहा है, इसका मतलब प्रेशर क्या है, सेम। ये सारा एज इट इज़ न्यूमेरिकली है। अगर अपन क्या करते हैं इसमें डेटा फिल कर देते हैं, अभी मैं डेटा भी बता के बताऊँगा और इसका आंसर निकालेंगे जो भी है, ठीक है। तो हुआ क्या कि सर आपने ये सिस्टम बनाया, इसका सारा प्रोसेस अपन को समझ में आया और ये भी समझ में आया कि प्रेशर राइज तो हुआ, लेकिन हम मान रहे हैं कि स्लोली चल रहा है। इसका मतलब अंदर का प्रेशर बाहर के बराबर है। प्रेशर अगर सेम है तो आइसोबारिक प्रोसेस हो गया। अच्छा, अब अपन बात करते हैं कि हमने निकालना था वर्क डन बाय गैस। तो वर्क डन बाय गैस का जनरलाइज प्रोसेस देखो, मान लेते हैं कि ये यहाँ से यहाँ चला गया। देखना जरा ध्यान से कि पहले ये यहाँ था और उसके बाद में ये यहाँ चला गया, इस पोजीशन पे आ गया। ये पिस्टन पहले यहाँ था फिर यहाँ चला गया, मतलब इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ इतना, और इस डिस्प्लेसमेंट को नाम दे दिया मैंने x। क्या नाम दे दिया, x। और इस पिस्टन की जो एरिया है वो मैंने मान लिया a, ये इसका एरिया a है, ठीक है। वर्क डन की बात करता हूँ मैं यहाँ से। तो वर्क डन का जनरल फॉर्मूला बना के दे रहे हैं कि वर्क डन होगा क्या। तो वर्क डन हमारे पास क्या होगा, तो वर्क का फॉर्मूला होता है FdX। वर्क का फॉर्मूला होता है FdX, यहाँ पर निकाल के बता रहा हूँ। वर्क डन बाई गैस क्या होगा, तो वर्क का फॉर्मूला होता है FdX, ठीक है। और ये वर्क डन मैं यहाँ से यहाँ का निकाल रहा हूँ, तो स्मॉल वर्क डन हो जाएगा DW। वर्क डन DW बाई द गैस इज FdX। अगर मैं फोर्स की बात करता हूँ तो फोर्स क्या हो जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पर फोर्स हो जाएगा P इंटू A, क्योंकि P F/A होता है, तो F इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई विथ A, और dx की जगह dx आ जाएगा। ध्यान से देखिए तो A इंटू डी एक्स क्या बन जाएगा, ये इसका A और ये इसका dx, ये हो जाएगा वॉल्यूम दैट इज dV। तो अगर अपन इसको लिखेंगे कि dW यानी कि छोटा सा वर्क डन गैस का क्या बन जाएगा, PdV बन जाएगा। तो कंप्लीट वर्क डन हमारे पास क्या बन जाएगा, वर्क डन बाई गैस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ PdV, जिसमें P हो जाएगा प्रेशर ऑफ द गैस। ये हमारे पास फॉर्मूला आया। ऑलरेडी हमारे पास डेल्टा क्यू इज डेल्टा यू प्लस वर्क डन बाई गैस था। डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी या फिर इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। तो डेल्टा क्यू हमारे पास क्या आया, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वर्क डन बाई गैस, यानी कि इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन बाई गैस। इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, तो एनर्जी इंटरनल एनर्जी ऑलरेडी हमें पता है कि एनर्जी क्या होती है, दैट इज इंटरनल एनर्जी इज टोटल, टोटल इज काइनेटिक, दैट इज F/2 nRT, और RT हो गया डेल्टा T। तो ये तो पहले से पता था। और वर्क डन बाई गैस का जनरलाइज फॉर्मूला मैंने यहाँ बना के बताया कि मान लो ये यहाँ से यहाँ चला गया तो गैस ने कितना वर्क डन कर दिया। तो वर्क डन का फॉर्मूला हमारे पास आया यहाँ से, और ये ओवरऑल फॉर्मूला आया। अब इस फॉर्मूले को अपन यहाँ लगा के देखेंगे, तो यहाँ से ये फॉर्मूला मैं यहाँ कॉपी कर रहा हूँ कि वर्क डन बाई जो गैस आता है वो एक्चुअल में आता है दैट इज P प्रेशर दैट इज ऑफ द गैस और मल्टीप्लाई विथ dV, PdV। ये हमारे पास आया और इसकी लिमिट हो जाएगी फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू V2। ये हमारे पास आया। इसको मैं यहाँ से इरेज करता हूँ कि किस तरीके से अपन ने वर्क डन कैलकुलेट किया। ये हमारे पास वैल्यू आई। अब इसके बाद में अपन क्या करेंगे, ये प्रोसेस था हमारा। यहाँ तक हमने देखा कि प्रेशर कांस्टेंट है तो आइसोबैरिक होगा। अब यहाँ पर अपन वर्क डन निकालते हैं, वर्क डन बाई गैस। तो वर्क डन बाई गैस का फॉर्मूला आ गया हमारे पास, प्रेशर ऑफ द गैस मल्टीप्लाई विद dV, मल्टीप्लाई विद dV।
और वॉल्यूम V1 से V2 चल रहा है, दैट इज V1 टू V2। ध्यान से देखें तो यहाँ प्रेशर क्या आ रहा है, कांस्टेंट, तो प्रेशर को बाहर लेंगे तो प्रेशर ऑफ द गैस इज कांस्टेंट आउटसाइड, अंदर बचेगा dV, और dV को अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो हमारे पास आ जाएगा प्रेशर ऑफ द गैस, प्रेशर ऑफ द गैस, और dV का इंटीग्रेशन हो जाएगा V, और लिमिट लग जाएगी V1 टू V2। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा वर्क डन ऑफ द गैस इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ द गैस, और ये हो जाएगा V2 माइनस V1, दैट इज V2 माइनस V1। ये हो गया वर्क डन ऑफ द गैस फॉर द आइसोबैरिक प्रोसेस। कहने का मतलब क्या किया मैंने, 1 बाय 1 करके सारी क्वांटिटीज़ को सोल्व करना सीखा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाया अपन ने, तो डेल्टा क्यू इज डेल्टा यू प्लस वर्क डन बाय गैस था, यानी कि इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय गैस। इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी अपन ने कैलकुलेट कर ली कि कैसे इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी होती है, तो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला पहले से पता था हमें कि ये सर होता है F/2 nRT, और चेंज हो गया, इंक्रीज हो गया तो nR डेल्टा T हो गया। F कांस्टेंट था, N कांस्टेंट, R कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, और T टेम्परेचर जो है वो राइज हो रहा है, तो T1 से T2 हो गया तो T2 माइनस T1 हो जाएगा डेल्टा T। वर्क डन बाय गैस का फॉर्मूला अपन ने यहाँ से बनाया कि वर्क डन बाय गैस कैसे हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ डिस्प्लेसमेंट करके ये वर्क डन का फॉर्मूला अपन ने ड्राइव किया था, जो भी इरेज किया मैंने। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया था, दैट इज P dV, इंटीग्रेशन किया। अब आइसोबारिक के लिए अपन ने लगाया, ये जनरल फॉर्मूला हमारे पास बन गया था कि वर्क डन बाय द गैस इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, दैट इज P dV। इसको लगाया आइसोबारिक पे, तो आइसोबारिक क्या बोलता है, प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर आउटसाइड चला जाएगा, और हमारे पास ये फॉर्मूला आया, यहाँ से ये फॉर्मूला आया। तो आइसोबारिक के लिए वर्क डन बाय गैस हो जाएगा P गैस आउटसाइड और V2 माइनस V1। ओके, इसके बाद में इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ P इंटू V2, ये वर्क डन बाय प्रेशर ऑफ द गैस हो गया, और V2 माइनस प्रेशर ऑफ द गैस और V1। PV जो होता है वो nRT होता है, तो ये हो गया nRT2 माइनस nRT1। nR को कॉमन ले लिया मैंने, और ये हो गया T2 माइनस T1। अब मान लो कि मैंने आपको बोल दिया, एक न्यूमेरिकल लिया कि मान लेते हैं कि हमारे पास सेम यही चेम्बर है, इसमें मान लो कि 2 मोल गैस है। देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला वी हैव ए चेम्बर, ऑल वॉल्स आर एडियाबेटिक एंड गैस इज फिल्ड। गैस ले लो, मान लो मोनो एटोमिक, कौन सी ले लो, मोनो एटोमिक गैस ले लो, और इसमें मान लो मोनो एटोमिक गैस के 2 मोल है, कितने मोल है, 2 मोल। अच्छा, उसके बाद में मान लो कि टेम्परेचर दे रखा है 300 केल्विन, और आपको बोला कि वर्क डन कैलकुलेट करें एट 500 केल्विन पे। वर्क डन बताइए एट 500 केल्विन। तो मुझे पता है, और आपको बोल दिया कि प्रोसेस जो है वो आइसोबैरिक है, प्रोसेस जो है वो आइसोबारिक है। तो अगर आइसोबारिक प्रोसेस है तो मुझे पता है कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, दैट इज P V2 माइनस V1 या फिर nR T2 माइनस T1। टेम्परेचर गिवन था, मैंने ये फॉर्मूला लगाया कि वर्क डन बाय गैस जो होता है आइसोबारिक प्रोसेस का मुझे पता था कि ये कितना होता है nR T2 माइनस T1। तो n की वैल्यू कितनी हो गई 2, R को मैंने R रखा, T2 माइनस T1 की वैल्यू आई 500 माइनस 300 यानी कि 200। ये हमारे पास आ गया 400 R इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद में आपको बोला कि डेल्टा क्यू की वैल्यू बताइए, तो डेल्टा क्यू क्या होगा, डेल्टा क्यू इज डेल्टा यू प्लस डेल्टा वर्क डन बाय गैस। वर्क डन बाय गैस तो हमारे पास आ गया 400 R। अब अपन बात करते हैं कि डेल्टा यू कितना होगा हमारे पास, तो डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या है, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, वही काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंटरनल एनर्जी, दैट इज F/2 nRT। तो ये लगेगा F/2 nR डेल्टा T। तो इसको मैं यहीं पे सोल्व करके बताता हूँ। F की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मोनो एटॉमिक गैस है तो मोनो के लिए 3, तो ये हो जाएगा 3/2, n की वैल्यू 2, R को मैंने रखा R, और डेल्टा T की वैल्यू आ गई मेरे पास 200। इनको सोल्व किया तो हमारे पास आ गया 6, तो ये हो जाएगा दैट इज 600 R, और ये हमारे पास आ गया था कितना 400 R। तो टोटल दोनों मिलके हमारे पास हो जाएगा दिस इज 600 प्लस 400 दैट इज 1000 R, ये हमारे पास आ जाएगा। इस तरीके से आइसोबारिक प्रोसेस के ऊपर कोई भी न्यूमेरिकल बन सकता है। प्रोसेस को अपन को ये देखना है कि अगर हमारे पास ऐसा सिस्टम या ऐसा प्रोसेस बना रखा है जिसमें प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, जिसका एक एग्जांपल मैंने बताया कि आपको दे दिया जाए कि स्लोली मूव कर रहा है,
तो हीट बार कहीं जा नहीं रही है और वो धीरे धीरे जा रहा है, इसका मतलब प्रेशर कांस्टेंट है, इसका मतलब ये प्रोसेस आइसोबारिक होगा। इसी तरीके से और भी प्रोसेस हो सकते हैं हमारे पास आइसोबारिक के साथ आइसोकोरिक। एक प्रोसेस में और डिस्कस करता हूँ, रिमेनिंग पोर्शन अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। आज अपन 2 प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, बाकी जो प्रोसेस रहेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे। मान लेते हैं कि हमारे पास एक चेम्बर है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास चेम्बर है, ऐसा चेम्बर है, ये वॉल्स बना दी मैंने और यहाँ पिस्टन लगा दिया। फिर से मैं मान के चल रहा हूँ कि जितनी भी वॉल्स है और पिस्टन है वो सारे एडियाबेटिक है। ये फिर से एडियाबेटिक बना दिया। इसमें कोई गैस अपन ने फिल कर दी, मोनो एटॉमिक मान लो, और यहाँ से मैं फिर से हीट दे रहा हूँ। तो मान लो कि मैंने जो हीट दी वो डेल्टा क्यू दी, लेकिन इसके साथ ये लिख रखा है कि यहाँ पर जो पिस्टन है वो फिक्स्ड है, यहाँ पर पिस्टन जो है वो क्या है, फिक्स है। अब इसका मतलब क्या हुआ, फिर से वही प्रोसेस फॉलो करूँगा मैं, मेरे दिमाग में इसको कैलकुलेट करूँगा कि अगर मैंने यहाँ से हीट दी दैट इज़ डेल्टा क्यू, तो उससे क्या होगा, क्या वो हीट बाहर जाएगी? नो, हीट अंदर रहेगी। सिस्टम यानी कि गैस का टेम्परेचर राइज होगा। अगर टेम्परेचर राइज होगा इस कंडीशन में क्या होगा, तो इंटरनल एनर्जी यानी कि काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी जो इंटरनल एनर्जी की तरह काम कर रहा है दैट इज़ F/2 nRT। तो जैसे ही मैं हीट दूंगा तो इसका टेम्परेचर फिर से राइज हुआ, हीट बाहर गई नहीं, टेम्परेचर राइज हुआ। टेम्परेचर राइज होने का मतलब क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी दैट इज़ F/2 nRT। तो F/2 nRT लगाएंगे, काइनेटिक एनर्जी वही इंटरनल एनर्जी, तो टेम्परेचर राइज होगा तो इसका काइनेटिक एनर्जी यानी कि इंटरनल एनर्जी राइज होगा। सेम प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ मैं, तो फिर से काइनेटिक एनर्जी होगा, उसी को मैं इंटरनल एनर्जी बोल रहा हूँ, ये राइज होगा। तो एक बार वापस सुने कि अगर मैं इसको हीट देता हूँ तो उस कंडीशन में हीट बाहर गई नहीं, टेम्परेचर राइज हुआ। टेम्परेचर राइज होने से क्या होगा, तो हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी F/2 nRT होती है, और F/2 nRT काइनेटिक एनर्जी वो इंटरनल है। तो काइनेटिक बोल दूँ चाहे इंटरनल बोल दूँ, तो इंटरनल एनर्जी बोल देता हूँ, तो इंटरनल एनर्जी क्या हो गई, राइज हो गई। अब जैसे ही काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई तो नो डाउट प्रेशर भी इंक्रीज होगा, तो प्रेशर भी इंक्रीज हुआ। सेम वही प्रोसेस बनाया अपन ने, प्रेशर इंक्रीज होगा तो ये गैस पार्टिकल जो है उसको धकेलेंगे, लेकिन साइड में ही लिख रखा है कि ये फिक्स्ड है। इसका मतलब क्या होगा कि ये तो मूव करेगा नहीं एनी हाउ। अगर ये मूव करेगा नहीं तो इसमें डिस्प्लेसमेंट आएगा नहीं, तो वर्क डन बाय गैस कितना हो जाएगा, 0। वर्क डन बाय गैस इज 0। ये अपन को थ्योरेटिकली समझ में आ रहा है कि अगर चला नहीं तो वर्क डन किया नहीं गैस ने। मैथमेटिकली भी अपन प्रूव कर सकते हैं कि वर्क डन बाय जो गैस होता है उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या आया, P ऑफ द गैस और इंटीग्रेशन ऑफ dV। तो dV यानी कि क्या हो गया, दैट इज चेंज इन वॉल्यूम, और चेंज इन वॉल्यूम कितना हो रहा है हमारे पास, 0। वॉल्यूम तो चेंज हो ही नहीं रहा, तो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी हमारे पास 0 आएगी, तो वर्क डन बाय द गैस हमारे पास कितना आएगा, 0 आएगा। तो इस प्रोसेस के लिए वर्क डन बाय गैस 0 हो गया। तो यहाँ वर्क डन बाय गैस जो था वो 0 क्यों हुआ, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो फिक्स है, और अगर वॉल्यूम फिक्स होता है, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं अपन आइसोकोरिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। ये प्रोसेस होता है आइसोकोरिक। और उसका एग्जांपल ये अपन ने लिया कि यहाँ पर अपन ने हीट दी और इसका मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं हुआ, तो उस कंडीशन में ये होगा। तो अगर मैं यहाँ पर डेल्टा क्यू निकालना चाहता हूँ तो डेल्टा क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा यू प्लस वर्क डन बाय द गैस। वर्क डन बाय द गैस हमारे पास कितना आया, 0। तो ये अगर 0 आया तो हमारे पास डेल्टा क्यू कितना आ जाएगा, डेल्टा यू के बराबर। और डेल्टा यू क्या है, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, और इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, F/2 nRT, और RT का हो जाएगा डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब T2 - T1। तो नो डाउट मैं हीट दूंगा तो क्या होगा, टेम्परेचर तो राइज होगा, प्रेशर भी राइज होगा, लेकिन इस प्रेशर से ये चलेगा नहीं, तो ये तो क्वांटिटी यहाँ पर खत्म हो जाएगी, दैट इज़ वर्क डन, तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन टेम्परेचर तो राइज होगा, जो मैं हीट दूंगा उससे होगा क्या। अब आप जनरली सोच सकते हैं कि जो भी आपने हीट यहाँ से प्रोवाइड करवाई उससे होता क्या है, उससे या तो एक तो इसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है, क्योंकि टेम्परेचर इसका राइज होता है, जैसे हीट दिया तो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ इसका। कहने का मतलब आपने जो पहले प्रोसेस लगाया था जनरल प्रोसेस, उसमें से अब क्या होगा, क्या चेंजेस आए, तो जो भी आप हीट दोगे हीट से क्या होगा, इसका टेम्परेचर राइज होगा, यानी कि इंटरनल एनर्जी राइज होगी, बिल्कुल हो रही है। लेकिन उसके साथ साथ प्रेशर भी राइज होगा, यस बिल्कुल हो रहा है।
प्रेशर से ही आगे चलेगा लेकिन चल नहीं पाया यानी कि वर्क डन बाय द गैस जीरो। तो वर्क डन बाय द गैस तो जीरो हो गया, इसका मतलब कंप्लीट एनर्जी सारी की सारी इसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में हो गई, यानी कि कंप्लीट जो वर्क डन था, कंप्लीट जो हीट थी, कहाँ पर अपन ने बनाया, कंप्लीट हीट जो थी दैट इज डेल्टा क्यू, वो केवल और केवल इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी में चली गई। ये हमारा पास ये था आइसोकोरिक प्रोसेस, जिसमें मैंने आपको ये भी बताया कि यहाँ पर अपन डेल्टा वर्क डन बाय गैस कैसे निकालेंगे। वर्क डन बाय गैस जीरो हो जाएगा बिकॉज ऑफ वॉल्यूम कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो उस कंडीशन में वर्क डन अपन ने निकाला, ये जीरो आया, तो वर्क डन बाय गैस जीरो बिकॉज ऑफ वॉल्यूम कांस्टेंट। और वॉल्यूम कांस्टेंट को अपन क्या बोलते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस बोलते हैं। इसका डेल्टा यू क्या होगा और डब्ल्यू क्या होगा, तो ये तो जीरो हो गया, तो डेल्टा क्यू इज डेल्टा यू होता है, तो डेल्टा यू हमारे पास है। तो ये डेल्टा यू, अगर आपको डेल्टा टी दे रखा है तो आप डेल्टा क्यू निकाल सकते हैं, अगर आपको डेल्टा क्यू दे रखा है तो आप डेल्टा टी निकाल सकते हैं। अगले नेक्स्ट अपन वीडियो के अंदर अपन देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स में एडियाबेटिक प्रोसेस रह गया, आइसोथर्मल रह गया, कुछ जनरल प्रोसेस रह गए, वी विल वॉच फर्दर। थैंक यू।